जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो यार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैक्सेस किस तरह से वर्क करते हैं, डायरेक्ट टैक्स या फिर इनकम टैक्स किस किस कंडीशंस में लगता है और उसको किस तरह से फिल किया जाता है, और डायरेक्ट टैक्स देने से जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिडक्शन अंडर टैक्सेस किस तरह से वर्क करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब आप अपना टैक्स को किस तरह से बचा सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। तो यार क्विकली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार टैक्सेस क्या होते हैं। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्सेस यार कुछ नहीं, पब्लिक से जो है कुछ परसेंट में टैक्स लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट का एक इनकम सोर्स होता है। मतलब ये गवर्नमेंट ये कहती है कि पब्लिक से अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, आप कुछ पैसा एक लिमिट से ज्यादा कमा रहे हो, तो उसका कुछ परसेंट थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट के लिए दे दिया जाए, जिससे कि देश के लिए एक फंड इकट्ठा हो सके और यूटिलाइज हो सके पब्लिक की सर्विस के लिए। तो वहां से जो है गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होती है। तो यार जो टैक्सेस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओनली डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जहां कहीं भी सैलरी मिल रही होगी, जहां कहीं भी इनकम हो रही होगी, या फिर कहीं से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा होगा, या फिर मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस, ठीक है, ये सारी चीजें डायरेक्ट टैक्स में आती हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? परचेज गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो जैसे जीएसटी हो गया, तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कब कब एप्लीकेबल होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर हमको सैलरी मिल रही है तब एक लिमिट से ज्यादा तो हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है, उस केस में टैक्स देना होगा। या फिर हमको इनकम हो रही है एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से जिसको रेंट पे दिया है, या फिर हमने किसी फील्ड को रेंट पे दिया है, या फिर हमने किसी प्लॉट को रेंट पे दिया है, वहां से अगर हमको इनकम हो रही है तो हम लोग टैक्स देने के हकदार हैं। देन जो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस, अगर हमको प्रॉफिट और गेन हो रहा है बिजनेस में तब हम लोग ये टैक्स पे करेंगे। और कैपिटल गेन यानी कि हमने एक मान लो लैंड या फिर प्लॉट खरीदी या फिर स्टॉक्स खरीदे और उसको हमने काफी टाइम के लिए होल्ड किया। मान लो कि वो हमने 10 लाख रुपए की खरीदी और वो कुछ टाइम होल्ड करने के बाद में, 5 साल होल्ड करने के बाद में उसकी कीमत 20 लाख हो गई, तो उसको पहले बोलेंगे कैपिटल गेन, यानी कि हमारे जो कैपिटल थी उसकी बढ़ोतरी हो गई है। तो उसके लिए भी हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और जो है किस पर टैक्स देना पड़ता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब हम कोई इनकम करते हैं अदर सोर्सेज, यानी कि हमने मनी को क्या किया, मान लो हमारे पास में कुछ सेविंग्स हैं और उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हो गया एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, और डिविडेंड्स ले लिए। डिविडेंड, अगर यहां से कुछ भी एक लिमिट से ज्यादा अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे हमको टैक्सेस देने पड़ते हैं। एफडी, आरडी के केसेस में ये जो है 10,000 पर एनम तक हम लोग टैक्स फ्री इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर 10,000 से ज्यादा हमारा अमाउंट जाता है इंटरेस्ट का तो फिर हम वो टैक्सेबल में आ जाएगा, 10,000 से ऊपर जो भी रहेगा। और डिविडेंड्स के केस में 10 लाख पर एनम तक का हम लोग डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर अगर डिविडेंड जाता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। अब देखो यार, हमने ये देखा कि इनकम टैक्स किन किन चीजों पे एप्लीकेबल रहता है।
और ये सारी इनकम्स हमने देखी। जब हम इन सारी, अगर मान लो किसी के पास में ये सारी इनकम्स आ रही हैं या फिर इनमें से किसी चीज पर आ रही है और किसी चीज पर नहीं आ रही है, तो उन सारी इनकम्स को अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर बंदे को ऐड कर दिया जाए तो वो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। अगर उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा तो जो टैक्स उसका लगेगा वो जो है इस ग्रॉस टोटल इनकम पर एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरा कुछ टैक्स में बचत हो जाए तो वो चाहे तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे कि वो टैक्स की छूट पा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सटेम्प्टेड और डिडक्शन अंडर टैक्सेस, यानी कि छूट दे रखी है टैक्स पे करने में। लाइक कि जैसे पीपीएफ हो गया, यानी कि अगर हमने पीपीएफ अकाउंट है तो वहां पर जो गेन मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, गवर्नमेंट उस पर कोई भी चार्ज नहीं करेगी। अगर हमको इनकम हो रही है डिविडेंड से और पर एनम 10 लाख तक का डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल फ्री रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, यानी कि अगर हमने सेविंग्स की हैं और उसको इन्वेस्ट किया है और वहां से कोई इंटरेस्ट जो है हमने लिया है, तो अगर वो 10,000 से पर एनम 10,000 से कम है इंटरेस्ट तो वो टैक्स से फ्री रहेगा। अगर हमने जो छोटी बच्चियों के लिए जो सुकन्या योजना है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी क्या है, टैक्सेबल फ्री रहेगा। अब यार बात करते हैं सेक्शन ऑन डिडक्शन अंडर टैक्सेस, मतलब ये किस सेक्शन के अंदर कौन सा डिडक्शन अंडर टैक्सेस होगा। यानी कि अब ये देखिए 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंदर अगर हमारा पीपीएफ है, ईपीएफ है, ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड है, सुकन्या है, एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेवर, एफडीज, ठीक है, हाउस लोन रीपेमेंट अप टू 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की यहां पे छूट पा सकते हो पर एनम। ये जो मैंने स्कीम्स बताई इनमें जो है 80C के अंदर टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। देन आता है हमारा सेक्शन 80CCD 1B, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। अगर हमने इसके अंदर नेशनल एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें सेक्शन 80CCD के अकॉर्डिंग डिडक्शन इन टैक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 80D, इसमें क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो हमको सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग टैक्सेस में डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर कोई हुआ है हमारा तो हमारा सेक्शन 80DD और सेक्शन 80DDB के अंदर इसमें टैक्सेस में डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगर हमने एजुकेशन लोन लिया है तो इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग हमको टैक्सेस में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आता है सेक्शन 80G, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर हम किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं तो हमको सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग टैक्सेस में डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80GGA, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च। अगर हमने किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट किया है तो हमको टैक्सेस में डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80GGA। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80GGC, अगर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो हमको टैक्सेस में डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80GGC। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 80TTA, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन्स। मतलब ये कि जो सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए सेक्शन 80TTA के अकॉर्डिंग टैक्सेस में छूट मिलेगी। सेक्शन 80TTB, डिडक्शन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। इसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन अगर सेविंग पर इंटरेस्ट कमाते हैं तो उनके लिए सेक्शन 80TTB के अकॉर्डिंग
टैक्सेस में छूट मिलेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80U, डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंस फॉर ओन डिसेबिलिटी, यानी कि अपनी खुद की डिसेबिलिटी के लिए अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस में छूट देती है अंडर सेक्शन 80U के अकॉर्डिंग। तो यार ये थे सारे कि कौन कौन से सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में क्या था, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम थी तब अगर हम लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी कि कहीं पे भी पैसे को नहीं लगाते, तो वो जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट लेगी आपके ग्रॉस टोटल इनकम पर। लेकिन अगर हमने जो ऊपर जो मैंने अभी डिडक्शन वाली चीजें बताई, उसमें किसी भी स्कीम पर अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस अमाउंट को वहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा और एक अमाउंट हमारे पास आ जाएगा जिसको बोलेंगे नेट टैक्सेबल इनकम। अब ये वाली जो इनकम होगी इस पर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन दिस अमाउंट ओनली। अब इस अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा जिससे कि कुछ जो है हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिबेट, यानी कि सेक्शन 87A के क्या कहता है, एप्लीकेबल इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख और लेस पर एनम। ये सेक्शन 87A एप्लीकेबल रहता है तब जब नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो या फिर 5 लाख से कम हो हर साल। ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स, नो टैक्स ऑन 5 लाख और लेस देन 5 लाख पर एनम। अगर 5 लाख या 5 लाख से कम है इनकम तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। टैक्स इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा है तभी जो है इनकम टैक्स जो है एप्लीकेबल रहेगा। ये हो सकता है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनकम टैक्स की कम्युनिटी है, काउंसिल है, वो डिसाइड करती है। ये हो सकता है फ्यूचर में जो यहाँ पर अभी 5 लाख हो वो बढ़कर ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो यार अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि हम लोग गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है टीडीएस। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि जो टैक्स है वो हमारे सोर्स पे ही कट जाता है, यानी कि सैलरी आने से पहले, यानी कि जो हमारा पेमेंट आएगा हमारे को या सैलरी आएगी वो पहले ही कट कर आएगी, यानी कि टैक्स कट के आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांस टैक्स, टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर इन द इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या है, जो टैक्स पेयर होता है वो इंस्टॉलमेंट में टैक्स को पे करता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, जब हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं तब हम गवर्नमेंट को टैक्स को पे कर देते हैं। होप करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी के ऊपर आएगी। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी जान पाए कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, कब एप्लीकेबल रहते हैं, किस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।